नमस्कार साथियों, सेकंड ग्रेड शिक्षक की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है। कक्षा 9 की जो पुस्तक है क्षितिज, उस पुस्तक का एक पाठ है केदारनाथ अग्रवाल का। आज हम उनकी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर, उस कविता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कवि परिचय के बारे में दो तीन चीज़ें देख लेते हैं कि कवि परिचय यानी केदारनाथ अग्रवाल के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, केदारनाथ अग्रवाल है, ये पुस्तक है क्षितिज, ठीक है। कक्षा 9 जो आपके पाठ्यक्रम में है, क्षितिज पुस्तक है, कक्षा 9 में चलती है वर्तमान सत्र में, ठीक है। कवि परिचय, तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में हम बात करते हैं। सन 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में इनका जन्म हुआ था। यूपी में बांदा जिले के कमासिन गांव में, ठीक है। और इनका निधन हुआ था सन 2000 में, ठीक है। इनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई है और ये पेशे से वकील थे, ठीक है, एडवोकेट थे ये। और एडवोकेट होते हुए भी उन्होंने साहित्यिक आंदोलन से बड़ा ही गहरा इनका जुड़ाव रहा है। प्रारंभ में ये मार्क्सवाद से प्रभावित थे और फिर प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि बने। वैसे मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रगतिवादी धारा है, ये आधुनिक, जैसे हम हिंदी साहित्य का जब काल विभाजन करते हैं तो उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल में भी जो है एक धारा चली थी, या प्रगतिवादी युग कह सकते हैं उसको, प्रगतिवादी धारा कह सकते हैं। तो जिसे राजनीति में मार्क्सवाद कहा जाता है, यानी मार्क्सवाद जिसको राजनीति में मार्क्सवाद नाम से संबोधित किया जाता है, उसी चीज़ को हिंदी में प्रगतिवादी धारा कहा जाता है, जहाँ पर शोषक और शोषित वर्ग के बीच में जिस तरह का एक तरह से व्यवहार रहता है, या एक तरह से उनके संबंध जो रहते हैं, किस प्रकार से शोषक वर्ग शोषित जनता पर, या जितने भी मजदूर, कृषक इत्यादि हैं, उनको किस तरह से उनका शोषण करता है, और किस तरह से शोषक वर्ग में एक तरह से क्रांति की भावना जन्म लेती है, असंतोष की भावना जन्म लेती है। उस परिप्रेक्ष्य की जो कविताएं हैं वो प्रगतिवादी कविताएं कही जाती हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। केदारनाथ की कविताओं में प्रकृति और जन सामान्य के संघर्ष का बड़ा ही सुंदर चित्रण इनकी कविताओं में हुआ है। अगर अपन बात करें, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आप यहाँ 6 पॉइंट, छठा पॉइंट बना करके लिख लेना, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। हिंदी में यानी कि साहित्य जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको 1986 में। 1986 में इनका एक काव्य संग्रह था अपूर्वा, तो इनको अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 1986 में। ये इनका काव्य संग्रह है अपूर्वा। ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनको किस काव्य संग्रह पर या किस कृति पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि थे और इनको 1986 में अपूर्वा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब हम पढ़ते हैं कि अपने सिलेबस में इनकी कौन सी कविता है, कौन सी इस पाठ्यक्रम में कौन सी कविता है, उसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। देखिए, पाठ परिचय, ये पाठ परिचय के नाम से हम पढ़ेंगे इसको। तो केदारनाथ अग्रवाल जी की एक कविता है हमारे सिलेबस में, चंद्र गहना से लौटती बेर, ठीक है। ये इस नाम की एक कविता है। इसमें चंद्र गहना नामक एक स्थान से लौटते समय कवि ने जिन खेत खलिहानों, किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को देखा, उनका चित्रण करते हुए वहाँ के प्राकृतिक परिवेश को देखकर अपनी भाव विहलता व्यक्त की है, ठीक है। ये जो कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर, इस कविता में वो एक स्थान का नाम बताते हैं चंद्र गहना। इसको चंद्र गहना ही नाम से हम देखेंगे कि ये चंद्र गहना एक अज्ञात स्थान है, ठीक है। ये चंद्र गहना एक तरह से ये मानो कि एक शहरीकरण से संबंधित है,
या फिर ऐसी जगह का नाम है जो प्राकृतिक परिवेश या ग्रामीण परिवेश से एकदम अलग चीज है ये। तो वहां से जब वो लौट करके आते हैं तो रास्ते में जब वो एक मतलब खेत खलिहानों को देखते हैं तो उनका मन यानी प्रकृति उनको अपनी ओर आकर्षित करती है। वहां पर किसान, खेतिहर, मजदूर जिस तरह से कार्य करते हुए नजर आते हैं, जो परिवेश उनको नजर आता है, उसे कवि का एकदम दिल जो है एकदम उसको आकर्षित हो जाता है उसके प्रति। वहां का वर्णन इसमें किया है। कवि ये कहते हैं कि स्वयं खेत की मैड़ पर बैठते हैं वो, वहां पे खेत में लहलहाती फसलों की तथा सुदूर तक फैली चित्रकूट की पहाड़ियां, ये चित्रकूट स्थान की बात कर रहे हैं, तो चित्रकूट की जो अनगढ़ पहाड़ियां हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। और उन पर उगे हुए वृक्षों को कवि जब निहारता है तो किस प्रकार की भावनाएं प्रकृति के प्रति कवि के मन में आती हैं, उनका यहाँ पे बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार प्रस्तुत कविता में प्रकृति और संस्कृति का मनोरम चित्रण किया गया है। ठीक है, कविता का नाम याद रखेंगे, चंद्र गहना से लौटती बेर, और ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में दी हुई है। देखिए, चंद्र गहना से लौटती बेर। देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, एक बीते के बराबर, यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। तो कहने का मतलब प्रकृति के जितने भी उपादान हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो पहाड़ियां हैं, चाहे वो किसान हैं, सब किस प्रकार से कवि को आकर्षित करते हैं, किस प्रकार से कवि जो है उसमें अपने मन की भावनाओं को प्रकृति के इन उपादानों के माध्यम से प्रेषित करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। कवि ये कह रहे हैं कि मैं चंद्र गहना देख आया हूँ, यानी कि एक स्थान का नाम ले रहे हैं वो, चंद्र गहना देख कर आया हूँ, और अब जो मैं दृश्य देख रहा हूँ उसके बारे में बता रहे हैं। मेड़ पर इस खेत की, एक खेत की मेड़ पर वो बैठ जाते हैं अकेले, क्योंकि कवि जो है एकांत में ही कविता रचता है, तो और जिस तरह की भावनाएं कवि के मन में आती हैं, तो वहां पर कवि अकेला बैठा हुआ है खेत की मेड़ पर, जो चारों तरफ खेत के मेड़ होती है ना, मिट्टी की ऊंची सी थोड़ी दीवार होती है, वहां पर बैठ करके कवि जो है उस दृश्य को देख रहा है। और किस प्रकार से चारों तरफ लहराती फसल जो दिखाई देती है, जो पेड़ पौधे उसको नजर आते हैं, उनको किस रूप में कवि देखता है, देखिए जरा। एक बीते के बराबर, ये एक बीता, बीता एक तरह से ये नाप की एक इकाई होती है ना, नाप की इकाई, जिसको बालिश्त भी कहा जाता है, एक बालिश्त। ठीक है, तो एक छोटा, मतलब कहने का मतलब यह है कि उन्होंने यहां पर उस चने के पेड़ की, एक हरा ठिगना चना, ठिगना चना यानी कि चने का पौधा आपको पता है छोटा होता है, और एक बीते के बराबर उसकी साइज बताइए कि एक बीते के बराबर इतना लगभग ये साइज होता है उसका। तो एक बीते के बराबर जो छोटा सा चना है, बांधे मुरैठा, मुरैठा होता है पगड़ी, मुरैठा कहते हैं पगड़ी को, पगड़ी या साफा। बांधे मुरैठा शीश पर, शीश का मतलब होता है अपने सिर पर, और पगड़ी सिर पे ही बांधी जाती है। बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का। अब देखिए यहाँ पे कितना शानदार वर्णन किया है कि उन्होंने एक पगड़ी बांध रखी है गुलाबी रंग की। यहाँ कहने का मतलब ये है, वास्तविक रूप से जो चने का जो पेड़ होता है छोटा होता है, और उस पर गुलाबी रंग के फूल आते हैं, तो कवि ने किस रूप में उसको देखा है कि उसने जो है गुलाबी रंग की पगड़ी अपने सिर पर बांध रखी है। अब देखिए, सजकर खड़ा है, यहां पर उन्होंने इस चने को क्या बताया है, यानी कि एक नायक बताया है, कि वो पगड़ी बांध करके नायक या दूल्हा के रूप में उसको बताया है। ठीक है, तो वो सजकर एकदम तैयार है, यानी कि प्रकृति में जो फसलें आती हैं वहां कवि ने चने को क्या बताया है, एक नायक, एक दूल्हा की तरह प्रस्तुत किया है, कि वो अपने सर पर गुलाबी रंग का जो है पगड़ी बांधे हुए हैं, क्योंकि गुलाबी फूल है उसके ऊपर।
पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। अलसी का पौधा क्योंकि चने के साथ में पास में मिलकर उगी है, अपने आप ही अनायास ही अलसी के पौधे भी जो है चने के साथ उग जाते हैं। बीच में अलसी हटीली, हटीली बताया क्योंकि चंचल, बिल्कुल एकदम पतली होती है, देह की पतली। अलसी का जो पौधा होता है वो एकदम पतला होता है, कमर की है लचीली। तो यहाँ पर एक तरह से हटीली का मतलब चंचल पौधा होता है, बिल्कुल एकदम पतला और छोटी मोटी हवा से भी जो है वो हिलता डुलता रहता है। ठीक है, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब ये नीले फूल किस में आते हैं? अलसी के अंदर नीले फूल आते हैं, चने के ऊपर आते हैं गुलाबी फूल चने के पौधे पे, और अलसी पर नीले फूल आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि नीले फूले फूल को सिर पे चढ़ाकर वो अपने सर पे नीले पगड़ी पहन करके एक तरह से नीले फूल की, और कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। यानी कि वो इस प्रकार से हिलती डुलती है हवा में कि ये कह रही कि जो इस पगड़ी को स्पर्श करेगा मैं अपना हृदय उसको दे दूंगी, क्योंकि वो चंचल दिखाया है इसको, इसमें हटीली यानी चंचल दिखाया है। तो इस प्रकार से कवि ने प्रकृति के उपादानों का बड़ा ही सुंदर चित्रण यहां पर किया है। बढ़ते हैं देखो आगे कविता में। और सरसों की न पूछो, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। देखिए हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। किस प्रकार से कवि जो है प्रकृति में स्वयंवर होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो चने को नायक या दूल्हा की तरह दिखा रहा है, दूसरी तरफ ये सरसों, क्योंकि सरसों पीली होती है और शादी जब होती है तो कन्या के पीले हाथ किए जाते हैं। तो यहां पर एक तरह से सरसों को क्या बताया है? नायिका या दुल्हन। सरसों को नायिका या दुल्हन बताया है। यहां पे ये कवि की एक सोच है कि देखिए किस प्रकार से प्रकृति के उपादानों को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो वो कह रहे हैं कि सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, यानी कहते हैं ना बच्ची सयानी हो जाती है कन्या तो उसकी शादी हाथ पीले कर दिए जाते हैं। मुहावरा भी है हाथ पीले करना यानी शादी कर देना, तो इसमें मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, शादी के मंडप में एकदम तैयार बैठी है सज धज करके, यानी कि वो सरसों को क्या बताया है? या नायिका या दुल्हन बताया है। क्योंकि फाग का मौसम, अब देखिए फागुन में होली के आसपास फागुन का महीना होता है, उस समय ही ये कवि जो है बता रहा है प्रकृति का परिवेश कि फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, ऐसा लग रहा है कि जैसे फाग गाता हुआ जो फागुन का महीना है वो आ गया है। और मैं देखता हूं कि स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर जब नायिका अपने वर का चुनाव खुद करती है उसको स्वयंवर कहते हैं। तो सरसों की शादी हो रही है, वो ढूंढ रही है स्वयंवर के लिए अपना पति, चना दूल्हा बनकर के तैयार बैठा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस प्रकार के बहुत ही प्रेम भरे माहौल में अनुराग अंचल यानी प्रकृति के, यहाँ अनुराग अंचल का मतलब है कि इस प्रकार से प्रकृति में कवि ने उसको एक तरह से चारों तरफ जो है खुशी का माहौल, जब शादी होती है तो खुशी का माहौल बन जाता है, वही माहौल जो है प्रकृति में बना हुआ है। यहां आप लिख सकते हैं शादी का वातावरण, शादी का माहौल, अनुराग अंचल। जब शादी का माहौल होता है, शादी का माहौल होने पर चारों ओर खुशियां या खुशी का माहौल, इसको लिखें आप, चारों ओर खुशी का वातावरण हो जाता है। वही वातावरण कवि को जो है यहां नजर आ रहा है। ठीक है, वातावरण। इस विजन में, विजन कहते हैं सुनसान स्थान को, यहां पे विजन किसको कहेंगे? सुनसान। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, क्योंकि खेत जो होते हैं वो शहर से दूर होते हैं, जंगल एकदम एकांत का सुनसान माहौल है, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यानी कि यहाँ पर
भूमि चाहे कैसी भी हो, पर यह प्रेम जो है प्रकृति में कवि को नजर आ रहा है। जितने भी प्रकृतिवादी कवि हैं, चाहे वो सुमित्रा नंदन पंत हो, चाहे केदारनाथ अग्रवाल हो, इन्होंने प्रकृति का बहुत ही मानवीकरण अलंकार में जो है बहुत ही शानदार वर्णन किया है। कवि ये कह रहे हैं कि प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ, देखिए यहाँ पे चारों तरफ प्रेम उमड़ रहा है और पैरों तले है एक पोखर, वहां पास में ही, क्योंकि जंगल में एक पोखर भी है। पोखर एक छोटा तालाब होता है जिसमें पानी भरा रहता है। उठ रही उसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी। देखिए नील तल, आप देखते पोखर में, क्योंकि शहर से दूर है, एकांत में है, तो पानी एकदम साफ रहता है कांच की तरह, बिल्कुल जमीन भी उसमें दिख जाती है। जो भी पत्थर कंकड़ घास इत्यादि उगे रहते हैं वो भी जो है नजर आ जाते हैं। तो नीला उसका तल है, नील तल में जो उगी है घास भूरी, वह तल में घास उगी हुई है तालाब के पोखर के अंदर, भूरी भूरी घास। ले रही वह भी लहरियां, और जब पानी हल्का सा हवा से हिलता है तो वो घास भी उस पानी के साथ हिलती हुई नजर आ रही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आंख को है चकमकाता, है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला, डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों से झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, चोंच में पीली दबाकर दूर उड़ती है गगन में। देखिए बहुत ही सुंदर वर्णन, मतलब सामान्य घटनाएं हो रही हैं कि गांव से दूर हरे हरे खेत छाए हुए हैं, चना उगा हुआ है, चने में गुलाबी फूल आ रहे हैं, उधर अलसी में नीले फूल आ रहे हैं, और सरसों, पीली पीली सरसों नजर आ रही है। बहुत ही शादी का वातावरण कवि ने तैयार किया। पास में ही एक पोखर है, पोखर के आसपास क्या गतिविधियां हो रही हैं इस प्रसंग में बताया है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। देखिए यहाँ कवि की कल्पना शक्ति को देखिए आप, कि चांदी का बड़ा सा गोल खंबा कहाँ मिलेगा पोखर में। लेकिन जैसे ही वो पोखर वहां बनी हुई है, सपोज करो ये पोखर है, पोखर में पानी भरा हुआ है, उस पानी पर सूर्य की किरणें, ये सूर्य की किरणें उस पानी पर जब पड़ती हैं तो बिल्कुल एक वहां पर चकाचौंध कर देने वाला एक पुंज सा बन जाता है। ठीक है, एक पुंज सा बन जाता है चकाचौंध कर देने वाला। उसी की कल्पना करके, क्योंकि कभी दूर मेड़ पर बैठ करके, खेत की मेड़ पर बैठकर उसको देख रहा है, तो बिल्कुल एकदम सूर्य की किरणें जहां पड़ रही है वहां ऐसा लग रहा है कि चांदी का कोई गोल खंबा बन गया है। क्या आंख को चकमका रहा है, वो एकदम चकाचौंध कर देने वाला है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। देखिए क्या शानदार वर्णन किया है। वहां पर पोखर के किनारे बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, कई सारे। ऐसा लग रहा है कि चुपचाप वो नदी में आधे डूबे हुए हैं, आधे बाहर निकले हुए हैं, और वो चुपचाप से उस पोखर के पानी को पी रहे हैं। क्या प्यास जाने कब बुझेगी, जाने कब से, क्योंकि वो भाई पोखर के पास जो पत्थर पड़े हुए हैं वो लंबे समय से पड़े ही रहते हैं, पी रहे हैं पानी। ऐसा लग रहा है जाने कब प्यास बुझेगी, वो इतना पानी पी रहे हैं। चुप खड़ा बगुला, अब पास में ही एक चुपचाप एक बगुला खड़ा है, डुबोए टांग जल में, अपनी पैर अपनी टांग जो है पानी में डुबोए चुपचाप खड़ा है। देखते ही मीन यानी मछली, देखते ही मीन यानी मछली, मीन चंचल, एक चंचल मछली पानी में क्योंकि तैर रही है खूब सारी, ध्यान निद्रा त्यागता है। अब ध्यान की मुद्रा, यानी मछलियों को पकड़ने के लिए बगुला किस तरह से चुपचाप एकांत में पानी में पैर दबोए बैठा रहता है, और जैसी कोई मछली आती है उसको पकड़ लेता है। तो ध्यान निद्रा, अपना ध्यान, जैसी मछली दिखती है ध्यान त्याग करके चट दबाए चोंच में नीचे गले में डालता है, उसको फटाक से चोंच से पकड़ करके और खा जाता है, अपने गले में डाल लेता है। ये सारी घटनाएं एक सामान्य घटना है, पर कवि का जो इमेजिनेशन है, कवि की जो सोच है, वो इसमें दिखाई दे रही है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, काले माथे वाली एक चिड़िया है, श्वेत पंख, उसके पंख सफेद हैं, झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। जल के हृदय पर, अब जल का कोई हृदय होता है क्या, लेकिन जल की सतह पर वो काले माथे वाली जो चिड़िया है, चालाक है, चतुर है, उसको भी पता है कि मछलियों को, कीड़े मकोड़ों को कैसे पकड़ा जाता है। अपने सफेद पंखों के झपाटे मार करके पानी पर टूट पड़ती है, और एक उजली चटुल मछली, एक चंचल मछली को चोंच में पीली में दबाए, चोंच पीली में दबाए। उसकी चिड़िया की चोंच कैसी है, एक पीली चोंच है, यानी पीले चोंच वाली चिड़िया जिसका माथा कैसा है, काला,
वो एकदम उस मछली को जब झपट्टा मारती है पानी के हृदय पर और मछली को अपनी चोंच में दबा करके दूर उड़ती है, गगन में आकाश में उड़ जाती है। तो सामान्य घटनाओं का बड़ा ही आकर्षक और मनोहारी वर्णन यहां पर कवि ने किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहां स्वच्छंद हूं जाना नहीं है, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। बिल्कुल सामान्य वर्णन है। कवि क्या कह रहा है कि और अभी तक जो वर्णन किया उसके आगे कवि चल रहा है कि और यहीं से भूमि ऊंची है जहां कभी खेत की मेड़ पर बैठा है, वहीं से पास में एक थोड़ी सी ऊंची भूमि उसको दिखाई दे रही है, रेल की पटरियां गई हैं, वहां से रेल की पटरी जा रही है और ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहां स्वच्छंद हूं जाना नहीं है। अब कवि कह रहा है कि मैं खेत की मेड़ पर बैठा हूं, पास में से ट्रेन की पटरियां गुजर रही हैं, ट्रेन का टाइम ही नहीं है, और अगर ट्रेन का टाइम भी हो तो मुझे क्या करना है, मैं तो स्वच्छंद हूं, मैं क्या हूं, एकदम स्वच्छंद हूं, स्वतंत्र हूं, प्रकृति का आनंद ले रहा हूं, मुझे नहीं जाना भाई कहीं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पास में ही चित्रकूट स्थान पे अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि कवि ने कौन से स्थान का वर्णन किया है, तो चित्रकूट की पहाड़ियों के पास में कवि मेड़ पर बैठा है जहां पर पास में से ट्रेन की पटरी गुजर रही है। तो चित्रकूट की जो अनगढ़, अनगढ़ का मतलब होता है उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ देश शब्द है ये भी। तो चित्रकूट की जो उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां, अनगढ़ पहाड़ियां, यानी कि मानवकृत नहीं है, वो एकदम कृत्रिम है, अपने आप ही बनी हुई है, एक तरह से प्राकृतिक जो पहाड़ियां हैं, कम ऊंची पहाड़ियां हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं, दूर दूर तक ये फैली हुई हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा, अब जो भूमि है ना आसपास की वो बांझ भूमि, बांझ का मतलब यहाँ पर बंजर है, ठीक है, बांझ का मतलब बंजर भूमि की कवि यहां बात कर रहा है कि बंजर भूमि पर इधर उधर रीवा, रीवा एक पेड़ होता है, रीवा, रीवा का एक क्या होता है, रीवा का पेड़, रीवा का पेड़ होता है जो कि कांटेदार झाड़ियों वाला, ये कांटेदार झाड़ियों का पेड़ होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है एकदम। तो बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ खड़े हुए हैं, कांटेदार हैं और कुरूप हैं, क्योंकि ये छाया नहीं देते हैं, ये सुंदर नहीं दिखते हैं, इनमें पत्ते नहीं आते हैं, केवल झाड़ियों में केवल छोटे मोटे कांटे इत्यादि झाड़ झंकड़ जैसा दिखाई देता है। तो कवि ने बिल्कुल प्राकृतिक सुषमा का, प्राकृतिक जो वातावरण है उसका बहुत ही मनोहारी यहां पर वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टे 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 टे, सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। अब देखिए कवि और आगे बढ़ा करके उस कविता में अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। कवि ये कह रहा है कि उस सुनसान जंगल में सुन पड़ता है मीठा मीठा सुग्गे का स्वर, सुग्गा तोते को कहते हैं, और तोते का स्वर बड़ा ही कर्णप्रिय होता है। कैसा होता है? कर्णप्रिय होता है, मीठा होता है, एकदम अच्छा लगता है। जब प्राकृतिक परिवेश में कभी बैठा हुआ एकदम सुग्गे का स्वर कैसा होता है? टे 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 करके। तो इस तरह का जब स्वर सुनाई देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। सुन पड़ता है वनस्थली की हृदय चीरता, वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटों टिरटों, यानी सारस के स्वर को कैसा बताया है? टिरटों टिरटों। एकदम सुनसान जंगल में जैसे ही सारस बोलता है तो उसकी ध्वनि जो आती है टिरटों टिरटों की ध्वनि आती है, तो उठता गिरता हुआ सा, उठता गिरता, यानी कभी मंद कभी तेज, यानी कभी तेज स्वर में बोलती है वो और कभी मंद स्वर में बोलती है। कौन? सारस के स्वर की बात हो रही है। टेटो टेटो वन स्थली का हृदय चीरता, यानी जैसे ही एकांत में वो स्वर आता है तो एकदम चारों तरफ ऐसा लगता है कि पूरे वनस्थली का हृदय चीरता हुआ, यानी तेज आवाज में वो स्वर बजता है। मन होता है उड़ जाऊं मैं, तो ऐसे माहौल में, ऐसे प्राकृतिक परिवेश में कभी कभी मन होता है
कि मैं भी उड़ जाऊं पर फैलाए, पर यानी पंख, पर यानी अपने पंख फैला करके सारस के संग बोले मैं भी उड़ जाऊं जहां जुगल जोड़ी रहती है। जुगल जोड़ी, यहां पर जुगल जोड़ी दो सेंस में आया है, एक तो सारस की जोड़ी, मेल फीमेल की सारस की जोड़ी, क्योंकि वो उड़ करके कहीं ना कहीं एक खेत में जाकर के बैठेंगे सारस, या फिर एक दूसरे सेंस में इसको हम कह सकते हैं यहां किसानों की जोड़ी, या किसान जो है अपनी पत्नी के साथ, किसान की जोड़ी अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करता हुआ रहता है। तो कवि ये कहता है कि जहां जुगल जोड़ी रहती है हर एक खेत में, और उनकी सच्ची प्रेम कहानी मैं सुन लूं धीरे धीरे चुप्पे चुप्पे चुपचाप, मैं उस सारस की जोड़ी या किसानों की जो जोड़ी है, किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में काम करता है, तो किस प्रकार से प्रेम पूर्ण वातावरण में वो दोनों काम करते रहते हैं, तो उनकी प्रेम कहानी को मैं चुपचाप से सुन लूं। इस प्रकार से कवि ने यहां पर अपने भाव व्यक्त किए हैं। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया है केदारनाथ अग्रवाल, जिन्होंने चंद्र गहना से लौटती बेर नामक कविता में का यहाँ पर जो प्रसंग था वो दिया हुआ है। इसके अंदर से परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि टेरटों टेरटों किसका स्वर था, सारस का या था, या तोते का स्वर था, या किसी और का था। तो आपको इस तरह चीजों को याद भी रखना है। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।